आइए आज हम लोग दुर्गा बनोज सीरीज 12 देखते हैं, यानी दुर्गा बनोज सीरीज नंबर 12 आज हम लोग देखने वाले हैं। इसके पहले 1 से लेकर 11 तक सीरीज देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट होना है, जो लोग देखने हैं उनके लिए, दुर्गा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें सारे सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं और काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन जो है, जितने भी प्रीवियस ईयर के साथ साथ अन्य क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और उसमें कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए यहाँ शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से। मानचित्र पर किसी समतल आकृति की सीमा रेखा का पता लगाकर उसका क्षेत्रफल मापने वाला उपकरण कौन है? आपका प्लेनीमीटर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लेनीमीटर के द्वारा मानचित्र पर किसी समतल आकृति की सीमा रेखा का पता लगाकर उसका क्षेत्रफल मापा जाता है। हाइग्रोमीटर के द्वारा सापेक्ष आर्द्रता को मापा जाता है। एनीमोमीटर के द्वारा हवा की गति को मापा जाता है। रोटामीटर के द्वारा एक बंद ट्यूब पाइप में तरल पदार्थ की प्रवाह की दर को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है। हम लोग केवल जीके जीएस कंप्लीट कर रहे हैं अभी, ठीक है। मैथ का कुछ क्वेश्चन है तो इसे आप लोग पीडीएफ से कर लीजिएगा। यहाँ आइए आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो जाता है आपका, कौन द्वितीयक समूह का है? इसमें से कौन द्वितीयक समूह का है? तो अस्पताल द्वितीयक समूह का उदाहरण है। द्वितीयक समूह उसे कहते हैं जो आकार में बड़े होते हैं, जिसके सदस्यों में घनिष्ठता का भाव होता है तथा जिसमें व्यक्ति संबंध पाया जाता है। उदाहरण महाविद्यालय, अस्पताल, श्रमिक संघ, संसद आदि। प्राथमिक समूह उसे कहते हैं जो आकार में छोटे हो तथा जिसके सदस्य आपस में निकट व्यक्ति चिरस्थायी संबंध रखते हैं, जैसे कि परिवार, मित्र, पड़ोसी संबंध, रिश्तेदार आदि। पीर पंजाल किसके अंतर्गत आता है? आइए हम लोग देख लेते हैं। केवल हम लोग दोस्तों नंबरिंग पर नहीं जाइएगा, हम लोग मैथ और रीजनिंग छोड़ रहे हैं, ठीक है। केवल जीके जीएस देख रहे हैं। तो पीर पंजाल आपका पढ़ लेते हैं इसके बारे में। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। पीर पंजाल मध्य हिमालय का भाग है। यह मध्य हिमालय की सबसे बड़ी श्रेणी है। मध्य हिमालय, लघु हिमालय के अंतर्गत 5 श्रेणियां महत्वपूर्ण है: पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत, नागा टीबा तथा मसूरी, ठीक है। हाइड्रोजन पहली कक्षा से दूसरी में जाने पर कोणीय संवेग उसका होता है आपका 2.21 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड पर सेकेंड नहीं है, तो देख लीजिएगा। यहाँ पर सब कुछ फार्मूला दिया गया है कोणीय संवेग का। यहाँ पे सब कुछ इलेक्ट्रॉन का मान दे दिया गया है, उसे याद करना हो तो याद कर सकते हैं, कभी पूछा जा सकता है। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है आपका हिंदी का, संगम साहित्य में मूवेंदार में कौन 3 राज्य का वर्णन है? तो यहाँ पे चोल, चेर, पांड्या। संगम साहित्य में वर्णित मूवेंदार का संबंध चोल, चेर, पांड्या राजवंश है। आप हिंदी साहित्य से भी बोल सकते हैं, इतिहास का भी क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे मानव नेत्र गोलक का व्यास कितना हो? तो यहाँ पे 2.3 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, इसे याद कर लेना है। देखिए आपका ये 2024 में पूछे गए प्रश्न शुरू हो गए हैं। मानव नेत्र गोलक का व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती है तथा इनका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर का होता है। यहाँ पे सब कुछ इसके पहले हम लोग एक सेट में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा पढ़ लेते हैं। नेत्र गोलक एक द्विपक्षीय और गोलाकार संरचना है जिसमें दृष्टि के रिसेप्टर्स कोशिकाएं होती हैं। यह एक साधारण कैमरे की तरह निर्मित होते हैं। नेत्र गोलक लंबा हो जाना अर्थात नेत्र लेंस से रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना तथा नेत्र लेंस का अधिक उत्तल हो जाना अर्थात फोकस दूरी का मान सामान्य आंख की अपेक्षा घट जाना होता है। एवं इन दोनों कारणों से वस्तुओं से आने वाली समानांतर किरणें रेटिना पर फोकस नहीं करती हैं, बल्कि उसमें पहले या आनत पर चला जाता है। अतः प्रतिबिंब रेटिना पर ही इसके लिए उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस या उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए 1861 में संयुक्त इटली का राजा किसे घोषित किया गया था? आपका विक्टर इमैनुअल सेकेंड को। 1861 में संयुक्त इटली का राजा विक्टर इमैनुअल सेकेंड को घोषित किया गया था।
1849 में विक्टर एमेनुएल सार्डिनिया का राजा बना। उसका सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था काबूल को प्रधानमंत्री के रूप में चुनना। ठीक है, यहाँ देखिए। और आपका यंग इटली की स्थापना 1831 ईस्वी में जोसेफ मेज़नी ने किया था। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो, यह कथन जोसेफ मेज़नी का है। इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मेज़नी को माना जाता है। मेज़नी द्वारा इटली वासियों को संघर्ष की चेतना से भर देने के कारण उसे इटली का आत्मा भी कहा जाता है। मेज़नी एक विचारक होने के साथ साथ एक कवि भी था। उसने कविताओं के माध्यम से इटली वासियों में स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता के आदर्शों का प्रचार किया। गैरीबाल्डी लाल कुर्ती नाम से सेना का संगठन किया था। नेक्स्ट यहाँ पे आइए, इसी में कुछ और पढ़ लेते हैं। आपका गैरीबाल्डी इटली को स्वतंत्र और एकता के लिए अथक प्रयत्न करने वाला योद्धा था। आरंभ में गैरीबाल्डी मेज़नी के पक्ष में था, लेकिन बाद में वह काबूल के पक्ष में आ गया था। 1852 ईस्वी में काबूल सार्डिनिया पोर्टमोट का प्रधानमंत्री बना। काबूल जो है एरिसियो गारमेंट नामक समाचार पत्र का संपादक था। इसी काबूल के दिशा निर्देश में इटली का एकीकरण संपन्न हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, थर्ड नंबर, शिलालेख का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपका कहलाता है पूरा लेख। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिलालेख का अध्ययन पूरा लेख यानी एपीग्राफी कहलाता है। शिलालेख चट्टानों, स्तंभों, पत्थरों, स्लैब, तंबों के स्लेटों, इमारतों की दीवारों और मंदिरों के भागों पर देखे जाते हैं। आपका एगोस्ट्रोलॉजी घासों के अध्ययन को कहा जाता है। पुरातत्व भौतिक अवशेष के माध्यम से प्राचीन और हाल के मानव अतीत का अध्ययन है। भारतीय पुरातत्व, ऐतिहासिक, भूगोल तथा इतिहास के लिए सर अलेक्जेंडर कनिंघम प्रसिद्ध हुए। कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक कहा जाता है। बालाघाट किस राज्य में स्थित है? आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। बालाघाट मध्य प्रदेश में स्थित है। देखिए यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित बालाघाट मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यह मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह बालाघाट का अर्थ है घाटों के ऊपर एक शहर। बालाघाट में प्राकृतिक मनोरम दृश्यों में आपका नसलेहार बांध, पुत धोती बांध एवं गंगुलापारा झरना शामिल है। वैनगंगा नदी यहाँ से होकर बहती है। बालाघाट मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात 10 से 21 वाला जिला है। परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। आइए यहाँ पे, मध्य प्रदेश का मुंबई जो है इंदौर में है। यहाँ पे भारत का इथोपिया मध्य प्रदेश को, उदयगिरी की गुफाएं विदिशा जिला मध्य प्रदेश, नेशनल न्यूज़ प्रिंट एवं पेपर मिल नेगापार मध्य प्रदेश में स्थित है। राम रोटी योजना नवंबर 2010 से भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर में शुरू हुआ है। भारत के कुछ ऐतिहासिक कुछ प्रमुख घाटी एवं उनके राज्य दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे, बराक घाटी असम, बसपा घाटी हिमाचल प्रदेश, ब्रह्मपुत्र घाटी आपका असम में हो जाता है। और कुछ दिया गया यहाँ पे देख लीजिए, दहाहानू घाटी जम्मू और कश्मीर, विहिंग घाटी अरुणाचल प्रदेश, हार की दून घाटी उत्तराखंड, कुट्टी चाटी उत्तराखंड, नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश, नुब्बा घाटी लद्दाख, शांत घाटी आपका केरल, साइलेंट वैली से बोलते हैं। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में हुई थी। सीमा सड़क संगठन बीआरओ भारत में एक सड़क निर्माण कार्यकारी बल है जो भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए सड़क मार्गों एवं पुलों का निर्माण और सुरंग बनाने का कार्य करता है। इस संगठन की स्थापना 7 मई 1960 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह संगठन रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 7 मई 2023 को देश भर की सभी टुकड़ियों ने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया। परीक्षा उपयोगी भारत के प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान एवं संगठन मुख्यालय एवं स्थापना वर्ष देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO नई दिल्ली 1958 में स्थापना हुआ था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। 1969 में इसका स्थापना हुआ था। और भारतीय रिजर्व बैंक मुंबई में है। 1935 में स्थापना हुआ था। भारतीय मानक ब्यूरो दिल्ली में है। 1986 में स्थापना हुआ था। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड 1928 में इसकी स्थापना मुंबई में इसका
जो है मुख्यालय है। भारतीय जीवन बीमा निगम मुंबई में जो है मुख्यालय है, 1956 में स्थापना हुआ था। लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ने 30 सितंबर 2023 को BRO के 28वां महानिदेशक पदभार ग्रहण किए हैं। तो ये पहले का है, तो इसे याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे देख लेते हैं। आइए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया हुआ था? तो ये आपका 1986 में आया हुआ था, याद कर लीजिएगा, 1986 में आया हुआ था। इतना बस याद कीजिए, पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आइए और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। सतलज नदी में मिला दुर्लभ आपका टाइटलम क्या है? यह आपका धातु है। सतलज नदी में मिला टाइटलम एक दुर्लभ धातु है, याद रख लीजिएगा। टाइटलम का परमाणु क्रमांक याद कर लीजिए, 73 होता है। यह भूरे और अत्यधिक संरक्षण प्रतिरोधी है, बस इतना याद रख लीजिएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, आपका मानव विकास सूचकांक में क्या शामिल नहीं है? आपका लिंगानुपात नहीं है। मानव विकास सूचकांक में लिंगानुपात शामिल नहीं है। मानव विकास सूचकांक के 3 आयामों को 3 आयामों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। कौन कौन है? तो आपका यहाँ पे जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय। इस सूचकांक का प्रतिपादन 1990 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा यानी UNEDP के द्वारा उससे जुड़े अर्थशास्त्री महबूबा अल हक पाकिस्तान के जो है कॉल के द्वारा किया गया था। ठीक है, यहाँ देखिए, इसका मान 0 से 1 के बीच होता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला मानव विकास सूचकांक 1990 में जारी किया गया था। प्रत्येक वर्ष UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जो है जारी किया जाता है 2023 का, याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे कृषि में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो परछन बेरोजगारी आपका यहाँ पे परछन नहीं दिया, छिपी बेरोजगारी पर टिक लगा सकते हैं। ऑप्शन नहीं करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, बस इतना जानिए इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन है आपका न्यूनतम मजदूरी न देना, जो है मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। न्यूनतम मजदूरी का न देना मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ मामला 1982 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कर्मकारों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना उन्हें मूलभूत मानवीय गरिमा के साथ जीवित रहने के अधिकार से वंचित करने के तुल्य है और यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 में अनुच्छेद 21 की व्यापकता को बढ़ाकर केवल जीवन का अर्थ जीवित रहने तक नहीं, मानवीय गरिमापूर्ण जीवन होने का उत्तराधिकार माना है। ठीक है, यहाँ देखिए और भी कुछ चीज़ें हैं, बाकी यहाँ पे हम लोग जो इम्पोर्टेंट है पढ़ लेते हैं। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार का विवरण मिलता है, याद रख लीजिएगा। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए अनुच्छेद 21 के महत्वपूर्ण अधिकार क्या है? हथकड़ी लगने के विरुद्ध अधिकार, बंधुआ मजदूरी करने के विरुद्ध अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार, पहाड़ी क्षेत्रों में मार्ग का अधिकार, ये जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे खाली स्थान भरना है, प्रीपोजिशन भरना है। ही वॉज जेलियस डॉट हर सक्सेस, तो आपका ऑफ हो जाएगा। ही वॉज जेलियस ऑफ हर सक्सेस, यहाँ पे फिल कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आइए देख लेते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्पेस लगाकर बैडमिंटन में किसी पुरुष खिलाड़ी का द्वारा सबसे तेज हिट रिकॉर्ड बनाया है? तो यहाँ पे 565, बस इतना इसमें जानिए, इससे काफ़ी नहीं जानना है। देखिए यहाँ पे हंगुल क्या है? हंगुल क्या है? कश्मीरी हिरण है हंगुल। हंगुल क्या है? एक कश्मीरी हिरण है, बस इतना इसमें जानिए। और IUCN के बारे में जान लीजिए। देखिए यहाँ पे पहली बार अल्फ्रेड वेगनर द्वारा वर्ष 1844 ईस्वी में इस प्रजाति को चिन्हित किया गया था, याद जानिए। और IUCN एक रेड डेटा बुक में हंगुल को विलुप्त पर्याय पशु घोषित किया है। ठीक है, हंगुल परियोजना का शुभारंभ 1970 में किया गया था, इसे याद रख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए कुछ भारतीय राज्य के राजकीय पशुओं के नाम लिखे गए हैं, जैसे बिहार का गौर बैल है, राजकीय पशु झारखंड का हाथी है, उड़ीसा का सांभर हिरण है, पंजाब का काला हिरण है, राजस्थान का चिंकारा है, और आंध्र प्रदेश का काला हिरण है, और गुजरात का एशियाई शेर है, और महाराष्ट्र का विशालकाय गिलहरी है, इसे याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आकाश किस खेल से जो है आकाश किस खेल से संबंधित है?
ये आपका शतरंज से संबंधित है। यहाँ पे विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है, तो आपका एम्पियर है। विद्युत धारा का SI मात्रक, इसके बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ लेंगे। देखिए विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर है। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित आवेश के परिणाम द्वारा व्यक्त किया जाता है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, इसका मात्रक एम्पियर है। विद्युत धारा इक्वल टू आवेश अपान समय हो जाता है, Q अपान T भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये आपका कर्नाटक में मनाया जाता है। उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, ये आपका कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आइए उत्सव और राज्य। खीर भवानी जम्मू कश्मीर, सिंधु दर्शन लद्दाख, नुआखली बाली यात्रा उड़ीसा, तवांग अरुणाचल प्रदेश, संगाई मणिपुर, नमस्ते ओरछा मध्य प्रदेश, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र, आपका बोनालू तेलंगाना और उत्तरायण बोस्तु बरस गुजरात में ये पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए फूलदेई उत्तराखंड में। बमाको किस देश की राजधानी है, या आपका माली की राजधानी क्या है, बमाको है, याद कर लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, बस इतना जानिए, बमाको जो है माली की राजधानी है। यहाँ नेक्स्ट कुछ जो है राजधानियाँ दिया गया है और मुद्रा दिया गया है, देख लेते हैं। ऑलरेडी पहले हम लोग देख चुके हैं, फिर भी देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया रैंड मुद्रा है। गुयाना का जॉर्ज टाउन डॉलर मुद्रा है। चेक गणराज्य का पराग कोरोना मुद्रा है। यूक्रेन क्यू राजधानी है और हिरवीनिया इसका मुद्रा है। रूस का मास्को राजधानी है और रूबल जो है यहाँ की मुद्रा है। डेनमार्क कोपेनहेगन राजधानी और क्रोन जो है इसका मुद्रा है। ऑस्ट्रेलिया कैनबरा राजधानी डॉलर मुद्रा है। न्यूजीलैंड वेलिंगटन राजधानी और डॉलर मुद्रा है यहाँ की। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आइए देखते हैं हम लोग। लेमरू हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो यह आपका छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, लेमरू हाथी छत्तीसगढ़ में है, बस इतना इसके बारे में जानिए। और यहाँ पे IUCN के बारे में हम लोग बता ही चुके हैं क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। हाथी रिजर्व और राज्य। सिंह भूमि हाथी रिजर्व झारखंड में है। दिहांग पटाकई हाथी रिजर्व असम में है। मैसूर हाथी रिजर्व कर्नाटक। अनामलाई हाथी रिजर्व तमिलनाडु। पेरियार हाथी रिजर्व केरल। इंतांकी हाथी रिजर्व नागालैंड। मयूर झरना हाथी रिजर्व पश्चिम बंगाल। शिवालिक हाथी रिजर्व उत्तराखंड में है। ठीक है, बैलाडीला की खान किस राज्य में है, आपका छत्तीसगढ़ में है। बैलाडीला की खान छत्तीसगढ़ में है। बैलाडीला की खान छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिले में स्थित एक लौह खदान है। बैलाडीला क्षेत्र के लौह अयस्क के सुपर हाई ग्रेड के रूप में जाना जाता है। 66% अधिक लौह सामग्री होती है। भारत के जो है अयस्क खदान राज्य देख लेते हैं। रत्नागिरी और चंदा महाराष्ट्र में है। सिंहभूमि पलामू हजारीबाग झारखंड। बस्तर दुर्ग बिलासपुर छत्तीसगढ़। क्योझर मयूरभंज उड़ीसा और बेलारी चितलदुर्ग कर्नाटक हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आपका राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो आपका हो जाएगा 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य औद्योगिक आपदाओं से जो है बचना है। बस इतना जानिए, इसमें बहुत कुछ दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ दिवस और उनके नाम देख लीजिए। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3 दिसंबर को। युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। याद रख लीजिए, यहाँ पे एक बार रिविजन करा देते हैं। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3 दिसंबर, युवा कौशल दिवस 15 जुलाई और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। याद कर लीजिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है, तो आपका यह संस्कृति मंत्रालय। बस इतना इसमें भी जानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो आपका 15 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस। इसे याद कर लीजिएगा। यहाँ पे कुछ जो फिर से दिवस और तिथि दिए गए हैं। आपका अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर, विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून और प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी,
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। यहाँ देखिए आपका किसके शरीर में एक वक्र में केवल एक बार ही रुधिर हृदय में जाता है, तो आपका मछली आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, मछली के शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर हृदय में जाता है। मछली में बंद क्लोज सर्कुलर सिस्टम एवं एकल परिसंचरण होता है, जिसमें रक्त को एक सिकुड़ा हुआ हृदय द्वारा उदार महाधमनी के माध्यम से गलफड़ों तक पंप किया जाता है। अधिकांश मछलियों को में हीमोग्लोबिन के साथ न्यूक्लियोटाइड लाल रक्त का वाह किया जाता है। मछलियों में प्लेटलेट्स के बजाय एरिथ्रोसाइट पाए जाते हैं। पोषक तत्वों का परिवहन प्लाज्मा द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? आपका 93 से 22 किलोमीटर है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई 93 से 22 किलोमीटर है। यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है जो रूस में स्थित है। ट्रांस साइबेरियन का निर्माण कार्य वर्ष 1891 से 1916 तक हुआ था। इसका अन्य नाम पार साइबेरियन रेल मार्ग भी है। यह रेल मार्ग पश्चिमी सेंट पीटर्सबर्ग को आपका व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट आइए देख लेते हैं। इससे ज़्यादा नहीं जानिए इसमें, और यहाँ पे कुछ देख लेते हैं। आइए, कौन सा क्वेश्चन था ये? 24 था ना, तो 25 हम लोग देखेंगे। 25 एक सेकेंड, इसमें नहीं दिया है। चलिए यहाँ से देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। यहाँ पे पेज स्कैन करते समय छूट गया है, कोई बात नहीं। गंगा की सहायक नदी कौन है? तो यहाँ पे यमुना है। गंगा की सहायक नदी यमुना है। तो इसके बारे में और कुछ चीज़ें देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बाएं किनारे से मिलने वाली गंगा की सहायक नदी और दाएं किनारे से मिलने वाली गंगा की सहायक नदी। बाएं वाली देख लेते हैं, रामगंगा, घाघरा, गोमती, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा बाएं से मिलती हैं। दाएं से यमुना, सोन, टोन्स प्रमुख जो है नदियां हैं इनकी। यहाँ पे देखिए, गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से है। गंगा नदी का मुहाना संगम बंगाल की खाड़ी मेघना नाम से है। गंगा नदी को 2008 ईस्वी में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। इसकी कुल लंबाई 25 से 25 किलोमीटर है। भारत की नदियों में सबसे बड़ा अफवाह तंत्र गंगा नदी का है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कुल 28 जिलों, बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है। गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कानपुर है। ठीक है, यहाँ देखिए नेक्स्ट आपका यमुना का उद्गम स्थल बंदरपूछ श्रेणी पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से है। मुहाना यहाँ पे देख लीजिए, और यमुना की सहायक नदियाँ हैं, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए, खेतड़ी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यह आपका तांबा के लिए खेतड़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पे देख लीजिए, बस इतना याद रखिए, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है इसके बारे में जानना। और यह सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ता है, ये भी बस इतना याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, 35 नंबर। आइए, यूनान को किस संधि द्वारा एक राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान की गई? तो आपका कस्तूतुनिया की संधि 1832। यूनान को कस्तूतुनिया की संधि 1832 द्वारा एक राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान की गई। ठीक है, और कुछ चीज़ें इसके बारे में पढ़ते हैं। 15वीं सदी से यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में प्रारंभ हुआ था। यूनान के राष्ट्रवादियों को पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला, जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध लड़ने भी गए, जहां 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। अंततः 1832 को कस्तूतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। ठीक है, उल्लेखनीय है कि यूनान की स्वतंत्रता संग्राम ने पूरे यूरोप के शिक्षित विभाजित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया था। उल्लेखनीय है कि वर्साई की संधि 1919 द्वारा प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी। क्वेश्चन है यहाँ पे नेक्स्ट आपका, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? यह आपका मानव अधिकार से संबंधित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानव अधिकार से संबंधित है। यह गैर सरकारी संगठन है
स्थापना वर्ष 1961 में पीटर बेंसन नामक एक ब्रिटिश वकील द्वारा की गई थी। मुख्यालय लंदन यूके में है। इसका मुख्यालय लंदन यूके में है। इस संगठन का लक्ष्य एक ऐसी दुनिया का निर्माण करना है जहां प्रत्येक व्यक्ति मानवाधिकारों के सार्वभौम घोषणा, यूडीएचआर और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संबंधी दस्तावेजों में निर्धारित अधिकारों का उपयोग कर सके। यहाँ नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, आइए यहाँ पे कुछ संगठन दिए गए हैं। विश्व व्यापार संगठन 1995 में मुख्यालय जेनेवा। इंटरपोल 1923 में स्थापना लियोन फ्रांस में इसकी मुख्यालय। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 1965 में स्थापना न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन इसका जो है OECD 1961 में स्थापना पेरिस में जो है इसका मुख्यालय। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड में किस सुरंग में 41 मजदूर के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था? आपका सिलक्यारा सुरंग, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उत्तराखंड की सिलक्यारा सुरंग में फंसे सभी 41 मजदूरों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने सभी 41 मजदूरों के लिए 1-1 लाख रुपए की राशि देने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिलक्यारा सुरंग स्थल के पास बैखांग मंदिर पुनर्निर्माण करने का निर्देश दिया। सर्वप्रथम भारत की यात्रा की कौन? तो आपका हो जाएगा मेगास्थनीज ने। सर्वप्रथम भारत की यात्रा मेगास्थनीज ने की। सेल्यूकस निकटर के राजदूत मेगास्थनीज भारत की यात्रा करने वाला प्रथम विदेशी यात्री था। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। ठीक है। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक को लिखा था। यह पुस्तक ग्रीक भाषा में लिखी गई है। इंडिका में तत्कालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति का वर्णन है। फहियान दोस्तों, गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चीनी यात्री फहियान आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया। इनमें मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आइए देख लेते हैं। फहियान भारत में 399 ईस्वी में आया तथा 414 ईस्वी में यहाँ से चला गया। फहियान का प्रसिद्ध पुस्तक फी क्यों की है। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के कार्यकाल में भारत आया था। हेनसांग 630 ईस्वी में भारत आया और 15 वर्षों तक रहा। हेनसांग भारत में भारतीय बौद्ध धर्म और चीनी बौद्ध धर्म के परस्पर विचार का अध्ययन करने आया था। एसिंग एक चीनी यात्री था। यह बौद्ध भिक्षु था जो 672 से 95 ईस्वी तक भारत में रहा था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय में भारत का वर्णन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग। प्रथम गौरी लंकेश अवार्ड किसे प्रदान किया गया था? आपका रवीश कुमार को। पत्रकारिता के लिए प्रथम गौरी लंकेश अवार्ड रवीश कुमार को दिया गया था। उन्हें 22 सितंबर 19 को यह पुरस्कार मिला। बस इतना जानिए। गौरी लंकेश के बारे में जान लीजिए। जागरूक समाचार विश्लेषण के लिए गौरी लंकेश पुरस्कार उन्हें दिया गया था। बस इतना जानिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 40 नंबर है। विनिर्माण अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आता है? तो विनिर्माण द्वितीय क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 41 नंबर। भारत के विभाजन के संदर्भ में असत्य कथन आपको चुनना है। तो यहाँ पे द्विराष्ट्र का सिद्धांत लागू था। ये जो है असत्य कथन, यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे इसके बारे में पढ़ लेते हैं। आइए। द्विराष्ट्र का सिद्धांत लागू था, यह भारत के विभाजन के संदर्भ में असत्य है। मार्च 1947 में वायसराय बनकर भारत आए लॉर्ड लुई माउंटबेटन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं से बातचीत के बाद समझौता का एक रास्ता निकाला कि देश स्वाधीन तो होगा मगर एक नहीं रहेगा। भारत का विभाजन होगा और भारत के साथ पाकिस्तान नामक एक नया राज्य भी स्थापित होगा। ठीक है। यहाँ देखिए, बड़े पैमाने पर खून खराबा और सांप्रदायिक दंगों का अंदेशा सामने था। इसीलिए राष्ट्रवादी नेताओं ने मजबूर होकर भारत का विभाजन स्वीकार कर लिया। लेकिन उन्होंने दो राष्ट्रों का सिद्धांत नहीं माना। उन्होंने यह नहीं माना कि देश का 1/3 भाग दे दिया जाए, जिसकी मांग भारत को जनसंख्या में मुसलमानों के भाग के आधार पर मुस्लिम लीग कर रही थी। ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रवादी नेता केवल वही क्षेत्र देने पर राजी हुए जहां मुस्लिम लीग का व्यापक प्रभाव था। इस तरह पंजाब एवं बंगाल का विभाजन आवश्यक हो गया।
पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत तथा असम के सिलहट जिले में लीग का प्रभाव संदिग्ध था, इसलिए यहाँ जनमत संग्रह कराने का निश्चय हुआ। दूसरे शब्दों में देश का विभाजन तो हुआ मगर हिंदू धर्म और इस्लाम के आधार पर नहीं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रवादियों ने विभाजन को स्वीकार तो किया मगर इसलिए नहीं कि यहाँ दो हिंदू और मुस्लिम राष्ट्र रहते थे, बल्कि इसलिए कि पिछले लगभग 70 वर्षों के दौरान हिंदू और मुस्लिम सांप्रदायिकता का विकास इस प्रकार हुआ था कि विभाजन न होता तो सांप्रदायिक दंगे में लाखों लोगों का संहार होता। यहाँ तक कि अंत में जिन्ना को मजबूर होकर अपने दो राष्ट्रों के सिद्धांत को फेरबदल करना पड़ा, जो सांप्रदायिकता की जड़ था। भारत में रहने का फैसला करने वाले मुसलमानों ने जब उनसे पूछा कि वो क्या करें तो जिन्ना ने कहा कि उन्हें भारत का वफादार नागरिक बनना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भारतीय विभाजन के संदर्भ में अन्य स्रोतों का तीनों कथन सत्य हैं। गिफिन वस्तुएं के बारे में सही कथन चुने, तो यहाँ पे दाम बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे प्रथम महिला 8 डे कैंप चुनी गई हैं, आपका मनीषा पाड़ी, ऑप्शन जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे चुनाव आयोग का कार्य कौन नहीं है, चुनाव आयोग का कार्य कौन नहीं है, तो यहाँ पे देखिए मतदान सूची तैयार करना है, चुनाव चिन्ह का प्रदान करना है, मतदान केंद्र की स्थापना करना उनका नहीं है, आचार संहिता घोषणा करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा, शायद देख लीजिए सी होना चाहिए, सी ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे PSLV C58 से किसे लॉन्च किया गया था, तो यहाँ पे एक्सपोसैट को लॉन्च किया गया था, इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए देश के मौजूद कानून में बदलाव कौन कर सकती है, तो आपका संसद जो है कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए देश के मौजूद कानून में बदलाव संसद कर सकती है। किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद को होता है। कानून बनाने या विधि निर्माण का यह काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को विधायिका कहते हैं। दुनिया भर की संसद नए कानून बना सकती हैं, मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकती हैं या मौजूदा कानून को खत्म करने का उनके पास अधिकार है। बस इतना इसमें याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, हम लोग इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं इसलिए मैं कहीं कहीं स्किप कर रहा हूँ। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है, तो यहाँ पे हो जाएगा नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। इस पुस्तक की वर्ष 1995 में लिटिल ब्राउन एंड कंपनी के द्वारा प्रकाशित किया गया है। नेल्सन मंडेला के बारे में जान लेते हैं। आइए, इंपॉर्टेंट है, इन्हें दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपिता के रूप में और रंगभेदी विरोधी आंदोलन के लिए जाना जाता है। इन्होंने 1994 से 99 तक दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। भारत ने इन्हें 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया है। पाकिस्तान ने इन्हें 1992 में निशान पाकिस्तान से सम्मानित किया है। ठीक है, यहाँ 1993 में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनके प्रमुख पुस्तक हैं कॉन्वर्सेशन विद माई सेल्फ, द स्ट्रगल इज माई लाइफ, नो हिज वॉक टू फ्रीडम, इन हिज ऑन वर्ड्स आदि जो इनकी पुस्तक हैं। कुछ पुस्तक और लेखकों के नाम देख लेते हैं। स्ट्रेंथ टू लव, द ट्रैम्प ऑफ कॉन्साइंस, मार्टिन लूथर किंग का है। आपका गेटिसबर्ग एड्रेस, द सुसाइड सोलिलोकी, अब्राहम लिंकन का है। ईस्ट वेस्ट, द गोल्डन हाउस, सलमान रुश्दी का है। द नेशन ऑफ इमिग्रेंट्स, हवाई इंग्लैंड स्लेप्ट, सारी जो है जॉन एफ कैनेडी की है। हैरी पॉटर एंड डेथली हैली जो है जेके राउलिंग की पुस्तक है। राइटिंग फॉर माई लाइफ, रस्किन बॉन्ड। सनराइज ओवर अयोध्या, सलमान खुर्शीद। और यहाँ पे हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक्स, बिल गेट्स की पुस्तक है। कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है, तो आपका गोदावरी। गोदावरी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है जो पूर्व दिशा में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। इसका उद्गम पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में स्थित त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से हुआ है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी होने के कारण इसे
दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। इसका मूल लंबाई 1465 किलोमीटर है। नर्मदा नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में स्थित मैकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक पठार में होता है। भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली यह भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी मूल लंबाई 1312 किलोमीटर है। तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुलतई नामक स्थान के निकट सतपुरा श्रेणी से निकलती है। इस श्रेणी के समांतर 724 किलोमीटर की लंबाई में पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। महानदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के थार जिले में विंध्यवासन पर्वत में होता है। 553 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद खंभात की खाड़ी में जाकर मिलती है। सोम और जखम इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। चलिए यहीं पे एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।